हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब मस्ती में हो, आप लोग की दिवाली अच्छी गई हो और मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। गाइस, दिवाली तो चली गई, अब टाइम आ गया है दिसंबर अटैम्प्ट देना। दिसंबर 2021 की बात कर रही हूँ मैं। दिसंबर 2021 में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसके लिए मुझे लगता है आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। तो अगर आप लोग को और अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं कुछ सॉल्व पेपर लाई हूँ जो कि लास्ट अटेम्प्ट्स में आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी जून 2021 का पेपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ये बताया कि पेपर किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है। आज मैं जो लाई हूँ EBCL का दिसंबर 2020 का पेपर लाई हूँ। अब दिसंबर 2020 का जो EBCL का पेपर है वो किस तरीके से आया था। तो गाइस, मैंने EBCL के काफ़ी सारे चैप्टर्स नोट्स में पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देखो, उससे आप लोग को पता चलेगा कि हमारे कोर्स कंटेंट में क्या है। पेपर की बात करूं तो पेपर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि 6 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 6 क्वेश्चंस आते हैं तो 3 पार्ट होते हैं हमारे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में से 2 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए जो होता है वो होता है हमारा 40 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। पार्ट बी जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है, उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट सी जो होता है वो हमारा होता है 35 मार्क्स का, उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे कि किस तरीके से पेपर आया हुआ है लास्ट दिसंबर 2020 का, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो पार्ट ए की बात करूँ तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी बैंकों के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब कस्टोडियन होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI के पास पड़ा होता है, तो हमें वो एक्सप्लेन करना है उसका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला पॉइंट। तो गाइस, इस तरीके से हमारे जो ICSI वाले हैं इन लोगों ने आंसर पैटर्न निकाला है कि इस तरीके से उनको आंसर चाहिए। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैंने आप लोगों के नोट्स में भी आप लोग को पढ़ा रखा है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आना चाहिए। तो ये सब कुछ आप लोग को लिखना है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट, डिस्कस द सर्कमटेंसेस इन विच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 डज नॉट अप्लाई। तो जो फिक्रा है, फिक्रा में कौन कौन सा है सेक्शन जिस पे फिक्रा नहीं अप्लाई होता। तो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि फिक्रा किस किस पे अप्लाई होता है, कि कौन कौन ऐसा है जिस पे फिक्रा अप्लाई होता है और कौन कौन ऐसा बनता है जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं लेना, मतलब ले नहीं सकते। तो सेक्शन 4 बोलता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं जिसपे फिक्रा अप्लाई नहीं होता। तो आप लोग को ये एक्सप्लेन करना है। तो किस किस तरीके से सेक्शन 3 वाले बंदे भी कंट्रीब्यूशन बाहर से ले सकते हैं वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा और एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आगे देखते हैं उसके बाद क्या क्या पूछ, ये सारा इसका आंसर है, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, नेम एनी 5 परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मेड बाय द इंडिविजुअल अंडर LRS। गाइस, आपको पता है LRS से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आपको LRS का ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को पता है LRS जो है वो 1 घंटे का चैप्टर है। अब उस 1 घंटे के चैप्टर में अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो गया। तो आप लोगों को वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो LRS में आप लोगों से करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पूछा है, जिसको हमने प्यार से नाम दिया है कर्ट का। तो एक बार आप इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू मोड ऑफ एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 फेम रूल्स
ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2015। तो गाइस आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का है। इसके 4 पार्ट थे A B C D एंड 5 मार्क्स ईच कवर करता है हर पार्ट। तो गाइस ये जो है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है कि किस किस तरीके से हमारा जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो कहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकता है, आउटसाइड इंडिया खरीद सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पता चल गया कि पार्ट ए में ज़्यादातर आरबीआई से एक क्वेश्चन आ रहा है और फेमा से बाकी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 15 मार्क्स आपके फेमा से कवर्ड हो रहे हैं। फेमा का मतलब सिर्फ फेमा नहीं होता, फेमा का मतलब एलआरएस भी होता है, फेमा भी होता है, ओडीआई भी होता है, ईसीबी भी होता है। तो ये पूरे पार्ट्स आप लोग को पढ़ने चाहिए। गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेना भी चाहिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2A। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हो तो इन दोनों में चॉइस होती है कि 2 अटैम्प्ट करो या 2A अटैम्प्ट करो। अगर 2 अटैम्प्ट करते हो तो 5 पार्ट है 2 के A B C D E, तो पांचों करने। और अगर 2A अटैम्प्ट करते हो तो उसमें भी 5 पार्ट है ABCDE, तो आपको सारे अटैम्प्ट करने। ईच पार्ट कवर्स 4 मार्क्स ईच। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। In which cases the systematically important non-deposit taking and deposit taking company shall apply to NBFC। तो कौन कौन सी ऐसी है जो डिपॉजिट लेती है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, दोनों के दोनों आप NBFC अप्लाई कर सकते हैं NBFC के लिए। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का B, explain the following instrument which Reserve Bank of India use for implementation in monetary policy। अब मॉनेटरी पॉलिसी के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। तो कुछ आपको 4 दिए हुए, 1 मार्क्स ईच है। मैंने अलग अलग सबको एक्सप्लेन किया। तो पहला है कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पोर्शन हर बैंक अपना लिक्विड फॉर्म में आरबीआई के पास रखता है ताकि आरबीआई के पास कुछ रिजर्व फॉर्म में रहे। तो ये होता है सीआरआर। ये आप लोग चाहो तो एक बार पूरा का पूरा रीड कर सकते हो। सेकंड होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कुछ बैंक कुछ पोर्शन अपने पास भी लिक्विड फॉर्म में रखते हैं ताकि जब उनके डिपॉजिट पर्सन कुछ विड्रॉ करने आए तो वो इजीली विड्रॉ कर सके। तो गोल्ड और लिक्विड फॉर्म में वो रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरआरआर। आरआरआर का मतलब होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? देखो दो बातें होती है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? जब आरबीआई बैंक्स को लोन लेती है, जब आरबीआई बैंक को लोन देती है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज रेपो रेट। आरबीआई जब बैंक को लोन देती है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज रेपो रेट। लेकिन जब बैंक्स आरबीआई को लोन देती है तो वो उल्टा काम हो गया ना। देखो जब बैंक्स आरबीआई को लोन देती है तो वो उल्टा काम हो गया, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। वो पूछा है सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं रेपो रेट। वो पूछ लिया है मैंने, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 4 आप लोगों से पूछे गए थे, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या बोलता है? स्टेट द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन पर्सन हु हैज़ मेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर कोई इंडिया का बंदा है और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर अंडर द प्रोविजन ऑफ वर्क, तो उसमें क्या क्या ऑब्लिगेशन है, उसको क्या क्या फॉर्म्स वगैरह फाइल करने पड़ते हैं। तो ये मैंने आप बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस कौन कौन से उनको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो आप ये एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ से चाहो तो वहाँ से भी दो। गाइस मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के नोट डाल रखे हैं जो कि दिसंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो देखने चाहिए। तो गाइस वो ज़रूर आप लोग पहले देखो तो आप लोग की तैयारी और अच्छे से होएगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ घुस जाती है। आप एक गाना 4 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो गाना फिट हो जाएगा। तो जब वो गाना फिट हो जाता है तो ये टॉपिक क्यों नहीं फिट होगा गाइस? अगर हमें सीएस बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी।
डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउ फॉर रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी कैसे अलाउ करती है कि बाहर के लोग कितना कितना परसेंट एफडीआई इंडिया में कर सकते हैं। तो ये मोड ऑफ है कि कैसे कैसे इंडियन कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकती है। तो ये आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं। ये सारे आपको प्रोविजंस आप लोग के दे रखे हैं जिसमें आप लोग बाहर इंडिया की कंपनी बाहर कैसे इन्वेस्ट करवा सकती है। तो ये आप लोग एक बार देख लो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ई बोलता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अंडर ऑटोमेटिक रूट बाय आरबीआई। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है जब हम लोग बाहर से लोन लेते हैं तो इसके दो रूट होते हैं। एक होता है अप्रूवल रूट जहाँ पे हमें आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट जहाँ पे हमें आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये अप्रूवल रूट पूछ रहा है, तो हमें वो अप्रूवल रूट एक्सप्लेन करना है। तो अप्रूवल रूट का पूरा प्रोसीजर मैंने समझा रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही चाहिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2A। देखो या तो क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करो या क्वेश्चन नंबर 2A अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करते हो तो उसके A B C D E, और अगर 2A अटैम्प्ट करते हो तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा मत करना कि दो पार्ट ए के अटैम्प्ट कर लिया और दो पार्ट 2A के अटैम्प्ट कर लिए, मतलब दो पार्ट 2 के कर लिया, दो 2A के कर लिया, ऐसा मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोलता है, एक्सप्लेन ब्रीफली स्कोप एंड प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर। कंपाउंडिंग वाला आपको जून 2021 में भी आया हुआ है, दिसंबर में भी आया हुआ है, तो क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, ये पूरा कंपाउंडिंग वाला प्रोसीजर है, एक बार तो इसको स्क्रीनशॉट मार ही लो। और आप लोग देख रहे हो, देखो ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग क्रैम्पिंग करो, उसको 2 बार लिखो तो आप लोग का हो जाएगा। इसको भी एक बार आप लोग सारा स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये सारा आप लोग का कंपाउंडिंग का प्रोसीजर है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो नोट से प्रेफर भी कर सकते हो उसको। आगे क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड पार्ट, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, हाउ कैन दोज आइटम बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो प्रोहिबिटेड है उसको कैसे आप लोग कर सकते हो, तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोग को दे रखा है, आप लोग चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट ये भी आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग को लेनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड, डिस्कस द कैटेगरी ऑफ आइटम विच आर नॉट एलिजिबल फॉर मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम। ये स्कीम बनाई गई थी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी 2015 से लेकर 2020 तक, तो वो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS स्कीम थी, वो बनाई गई है, तो वो सारी आपको स्क्रीनशॉट आप चाहो तो एक बार मार सकते हो। ये पूरी है, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A का फोर्थ पॉइंट, डिस्कस द ट्रांजैक्शन विच आर प्रोहिबिटेड अंडर LRS। और क्या चाहिए यार, LRS का एक ऊपर क्वेश्चन आ गया, एक नीचे क्वेश्चन आ गया, और क्या चाहिए आपको, LRS तो छोड़ना ही नहीं है। LRS का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर और उसमें आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे, 8 मार्क्स तो फ्री के हैं। और गाइस LRS अगर आपको देखना है तो फेमा में मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है LRS का, अप्रॉक्स 1 आवर का है, आराम से आप लोग का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A का फिफ्थ, डिस्कस द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ में कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है वो आप लोग ये चाहो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ जाता है हमारा पार्ट बी में सिर्फ सिंगल चैप्टर है, 25 मार्क्स ईच है और एक ही चैप्टर 25 मार्क्स का है,
अब हमारे में उसमें दो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार पढ़ते हैं इसका। डिस्कस द जुरिसडिक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर एंड पास ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट एंड अग्रीमेंट टेकिंग आउटसाइड इंडिया which have been likely to affect appreciable adverse effect on competition in relevant market in India। बाहर जो एक्ट हुए हैं वो इंडिया के कंपटीशन मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और सीसीआई उसमें कैसे आएगा, ये सारे पॉइंट्स आप लोग को लिखने हैं सेक्शन 32। और मैंने अपने नोट्स में ये बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो। आगे चलती हूँ। ये पूरे पॉइंट्स हैं, आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट पूछा गया। डिस्कस द फंक्शन एंड पावर ऑफ गवर्नर डायरेक्टर जनरल अंडर कंपटीशन कमीशन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल के क्या पावर एंड फंक्शन है, और ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये जो डायरेक्टर जनरल है वो सीसीआई के अंडर में काम करता है, इंस्पेक्शन के लिए काम करता है। बाकी आप लोग नोट से प्रेफर करना। ये पूरा डायरेक्टर जनरल के पावर्स हैं, उसके काम का जो भी है वो सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीआई। तो कंपटीशन एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको मैंने बहुत अच्छे निमोनिक से पढ़ाया था। PPPE। PPPE मतलब प्रमोट, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट एंड ई से था एंश्योर। तो आप लोग वहाँ ये भी वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी मैंने आप लोग को एक बार तो बता ही दिया है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, व्हाट आर द प्रीडेटरी प्राइसेस। गाइस आप लोग को दिख रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब आप लोग कुछ भी लिख के आ सकते हो। आप लोग को बस टॉपिक पता होना चाहिए, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। मतलब ये चांस नहीं है कि आपने गलत टॉपिक पकड़ा है, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन वाला पूछता कुछ और है और हम बताना कुछ और चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही डायरेक्ट है, और क्या चाहिए, पका पका है माल है, पका पका है सारे नोट्स हैं, बस आप लोग को पढ़ना है, और पढ़ना तो आप लोग खुद को ही पड़ेगा यार। तो देखो एक बार क्या है, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं यार पेपर में। ये आप लोग के प्रीडेटरी प्राइसेस के बारे में है, तो यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स ईच होता है, इसके 5 पार्ट होते हैं। देखो, व्हाट आर डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेक्शन 3 होता है। दद्दा दद्दा के दो बच्चे, पप्पा और चच्चा, पप्पा और चच्चा, तो पप्पा और चच्चा के हिसाब से हमें पढ़ना है। सेक्शन 3 मार्क्स ईच है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 5 पार्ट है और 3 मार्क्स ईच ये कवर करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स ईच आता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 होता है, तो हो गया ना 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 15 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 10 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पढ़ते हैं। डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 if the person fails to comply without reasonable cause with the director giving by the commission director general। तो क्या पनिशमेंट है, तो एक पनिशमेंट आपसे पूछिए, तो आपको कंपटीशन एक्ट तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, उसको सब कुछ पढ़ना है, तो पनिशमेंट्स भी पढ़नी है उसकी। आई थिंक ये हो गया होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, तो बहुत अच्छे से लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एलाइट क्लब इज द क्लब ऑफ 8 इंडियन बैंक्स। 8 इंडियन बैंक्स का था। द क्लब कवर एंटायर इंडियन टेरिटरी, पूरे इंडिया की टेरिटरी को कवर करता है, फॉर इट्स ऑपरेशन एंड डीलिंग। द क्लब कवर एंटायर इंडिया विद अ व्यू ऑफ फिक्सिंग रेट्स ऑफ डिपॉजिट, मतलब रेट्स यहाँ से डिपॉजिट के, लैंडिंग के, अदर रेट्स ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, तो सारे के सारे रेट्स यहाँ पे डिसाइड होते हैं। The club covered all banking product and service member. The club fixed इंटरेस्ट रेट फॉर लोन, सेविंग, प्राइवेट हाउस इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, मतलब सब कुछ ये अलग से अकेला ही क्लब फिक्स कर रहा है, क्योंकि ये 8 बैंक का एक संगठन है। एज वेल एज फी फॉर कंज्यूमर हैविंग टू पे द सर्टेन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए जो फीस लगेगी वो भी क्लब डिसाइड कर रहा है। द क्लब ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर मनी ट्रांसफर एंड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। One of the customer of bank which is a member of the club was in complaint against the club acting cartel
क्या मुझे बताओ, जो 8 बैंक है जो क्लब बना के बैठे हैं और ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से सबको चला रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने कार्टेल बनाया है या नहीं बनाया है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप बताओ क्या इन्होंने कार्टेल बनाया है कि नहीं बनाया? तो सबसे पहले तो आप कार्टेल एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में कंक्लूजन करोगे, फिर केस बता देना, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन कर देना कि क्या इन्होंने कार्टेल बनाया है या नहीं बनाया। तो यहाँ पे देखा गया कि कंप्लेंट सही है और वैलिड है, कार्टेल बनाया, क्योंकि आप देख रहे हो 8 लोगों का क्लब है और ये 8 लोग सब कुछ अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा पार्ट थ्री 35 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन आता है, मतलब 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 6 जो होता है उसमें एक चॉइस भी आती है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 5 पार्ट होते हैं, ABCDE, 3 मार्क्स ईच होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो 20 मार्क्स का है, जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो ए, एक्स प्रॉपर्टी गिव टू वाई, मतलब एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? वाई को दी, वर्थ ₹5,000। एड अ कंडीशन दैट वाई शुड सेल प्रॉपर्टी फॉर 75,000 नॉट बिलो दैट अमाउंट। दिस कंडीशन विल बी वैलिड बिकम्स इनवैलिड। बी, वन हु बाय द प्रॉपर्टी विच इज़ वर्थ ऑफ 5,000 फॉर 75,000। मतलब एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को बेची और वाई को ये कंडीशन लगा कि आगे वाई जो भी प्रॉपर्टी ये आगे को बेचेगा तो वो 75,000 की बेचेगा, अगर उससे कम बेचता है तो वो सेल इनवैलिड हो जाएगी। सिमिलरली एक्स गिव प्रॉपर्टी टू वाई ₹75,000, स्टिपुलेटेड दैट इफ वाई वांट टू सेल द प्रॉपर्टी ही शुड सेल इट टू जेड। साथ में एक और बात बोला कि अगर वाई अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा तो जेड को बेचेगा फॉर ₹2,000। बताओ मुझे कि क्या ये एब्सोल्यूट ट्रस्टेड है या नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि आप किसी पे भी इस तरीके की कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप प्रॉपर्टी कितने की बेचोगे और इसी बंदे को बेचोगे। क्या ये दोनों कंडीशन जो एक्स ने लगाई है कि 75,000 से कम नहीं बेचनी, और अगर बेचेगा दूसरी प्रॉपर्टी तो जेड को बेचेगा वो भी 2,000 की, तो क्या ये दोनों गलत है या नहीं है? तो बिल्कुल ये दोनों ही गलत है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन कर रहे हैं और ये दोनों ही कंडीशन इनवैलिड है। वाई चाहे तो इस कंडीशन को इग्नोर कर सकता है। तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988। तो बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं उसको पूरा को एक्सप्लेन करना है हमें, और ये है एक्सप्लेनेशन। तो आप चाहो तो एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम सी आता है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ पैकेट ऑफ प्री पैक चिलीज विच डज नॉट बियर द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन प्री पैक कमोडिटी। प्री पैक कमोडिटी में अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल कुछ डिक्लेरेशन होनी चाहिए, कुछ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, तो वो नहीं थी। वेदर द शॉपकीपर हैज़ कमिट एनी एक्ट पनिशेबल अंडर द, तो क्या शॉपकीपर ने कुछ गलत किया? बिल्कुल गलत किया, क्योंकि प्री पैक कमोडिटीज़ में डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा ना तो मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना पैक कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है प्री पैक कमोडिटी जिसमें डिक्लेरेशन नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये भी है, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो आंसर्स दिए हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट इसी तरीके से आंसर्स चाहता है, तो आप लोग को भी इसी तरीके से लिखने चाहिए। हर चीज़ देखो पैराग्राफ पॉइंट में दी हुई है, तो आप लोग को पैराग्राफ है बताना चाहिए। अगर आप लोग को सेक्शन याद है तो वो बताओ, अगर सेक्शन नहीं याद है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप बताओ, आप नहीं भी बताते हो तो भी चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। अमित सन absconded, ही सेंट सुरेश हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ बॉय। मतलब अमित का जो बेटा है वो गुम हो गया, अब उसने अपने सर्वेंट को भेजा। व्हेन सुरेश हैज लेफ्ट, अमित बाय हैंडविल ऑफर टू पे ₹5,001 टू एनीवन हु हैज़ फाइंडिंग हिज सन। जो उसके बेटे को ढूंढ के लाएगा उसको 5,001 रुपये मिलेगा। सुरेश फाउंड द सन, सुरेश को उसका बेटा मिल गया था, जो उसका नौकर था वो उसको ढूंढने गया था तो उसको मिल गया। एंड आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द ऑफिसर ऑफर, तो मिलने के बाद सुरेश को ये ऑफर मिला
पता चला अब सुरेश उस 5,000 को मांग रहा है, लेकिन अमित देने से मना है। सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि अमित का बेटा गुम हो गया है। उसने सुरेश को उसको ढूंढने को भेजा। सुरेश जैसे ही गया तो पीछे से अमित ने एक ऑफर डाला कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा। अमित को, सुरेश को ये बात पता नहीं थी, लेकिन वो लेके आ गया बेटे को। अब वो 5,000 रुपये क्लेम कर रहा है, तो क्या उसको वो 5,000 मिलेंगे? गाइस, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले ऑफर का आपको पता होना चाहिए। अगर अमित को, ये सॉरी, सुरेश को पता ही नहीं था कि क्या ऑफर था, तो उसने जब ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो उस बात का कंसिडरेशन किस तरीके से मान सकता है? तो वहाँ पे उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। एक्सेप्टेंस तो जब ही मिलेगा ना, जब वो एक्सेप्ट करेगा। उसने एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसको ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो वहाँ पे उसको पैसे भी नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 का ई, डिस्कस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म कॉन्फिस्केशन एंड सीजर। तो कॉन्फिस्केशन एंड सीजर बहुत ही अच्छे से असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मैंने टेबुलर फॉर्म में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से उसको अच्छे से प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया, उसके 5 पार्ट थे, 4 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 20 मार्क्स हो गया। अब बचता है हमारे 15 मार्क्स का पेपर एट लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 15 मार्क्स का है, 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में से ऑप्शन होते हैं, आपको अटैम्प्ट करना होता है। कई बार एक क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है वो हमारा डिफरेंस बिटवीन का आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन के आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग वहाँ पे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंसेस लिख लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि थ्योरी पेपर में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। आप पूरा भी आंसर लिख के आओगे ना, तो 5 में से 4 ही मिलेंगे, लेकिन डिफरेंसेस अच्छे से लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द अनपेड सेलर, और एक्सप्लेन द राइट ऑफ अनपेड सेलर ओनली राइट ऑफ लर्न। तो ऐसे सेलर जिससे आप लोग गुड्स तो ले आए पर आप लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया, हु इज इन दैट इज नोन एज अनपेड सेलर, और उसके बहुत सारे राइट्स है, ये आप लोग देख सकते हो। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी, What do you understand by the term caveat emptor? Caveat emptor का मतलब होता है let the buyer be aware, और उसके कुछ एक्सेप्शन है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो आप लोगों को वहाँ से प्रेफर करना चाहिए। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, व्हाट डिफाइन द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो मैंने बहुत अच्छे से हर एक बार एक्सप्लेन की है, साथ में याद करने का तरीका बताया कि 1 नवंबर 2016 से पहले फर्स्ट, तो 1 नवंबर मतलब क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या पनिशमेंट है, तो एक बार ये भी देख लेना मनी लॉन्ड्रिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट अंडर रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेरा में रियल एस्टेट एजेंट के क्या क्या फंक्शंस है, तो ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स अंडर स्पेसिफिक रिलीफ है, किसमें स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलता है, तो एक बार इसका भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6A का फर्स्ट पूछा गया है, ड्यूटीज ऑफ रियल एस्टेट अथॉरिटी। तो रियल एस्टेट से एक क्वेश्चन आ रहा है, रियल एस्टेट अथॉरिटी की ड्यूटीज पूछी है, तो रेरा में रेरा की ड्यूटीज पूछी है। अच्छा, रियल एस्टेट को मैं प्यार से रेरा बोलती हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्लियर। ये आप इधर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6A का सेकंड, राइट कन्फर्म अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज अवेलेबल टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट पोजेशन बट डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। तो पोजेशन देता है, टाइटल नहीं देता, तो यहाँ पे ये सब कुछ असेंशियल्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पूछा गया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पोजेशन दे रखा है, टाइटल नहीं दे रखा, पोजेशन दे रखा है, टाइटल नहीं दे रखा, तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पार्ट परफॉर्मेंस में, उसमें पोजेशन होता है, प्रॉपर्टी पास हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होती, और रजिस्ट्री नहीं होती तो टाइटल नहीं जाता है, तो ये वाला पार्ट परफॉर्मेंस आपको एक्सप्लेन करना है।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6A का थर्ड पार्ट ए, एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रांजैक्शन परचेज अ हाउस इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। मतलब ए ने एक प्रॉपर्टी ली अपनी वाइफ के नाम पे। कंसिडरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वाज पेड बाय ए आउट ऑफ हिज नोन सोर्स। नोन सोर्स था मतलब वाइफ के नाम पे आपने प्रॉपर्टी लिया और आपके पास जो पैसा था वो नोन सोर्स से था। गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया और बोला वो बेनामी है। क्या बताओ वो बेनामी है क्या? तो मैंने बताया था कि वाइफ के नाम पे, घर वालों के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो बेनामी नहीं कहलाती। तो पहली बात तो वो बेनामी नहीं है, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि जो सोर्स होना चाहिए वो नोन होना चाहिए। तो यहाँ पे नोन सोर्स है इसलिए बेनामी नहीं है। ये भी आप लोग लिख सकते हो, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A का फोर्थ पार्ट। Enumerate the circumstances for which perpetual injunction can be granted under Specific Relief Act 1963। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कौन कौन से परपेचुअल इंजेक्शन होते हैं? परपेचुअल मतलब जो हमेशा के लिए चलते हैं, हमेशा के लिए ऑर्डर होते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6A का फिफ्थ पॉइंट, व्हाट आर द असेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो ये प्रोमिसरी नोट का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप चाहो तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। आप लोग देख रहे हो 5 क्वेश्चन से 3 मार्क्स ईच, तो 35 मार्क्स हो गए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो 20 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 15 मार्क्स का है। तो गाइस ये था हमारा पूरा पेपर जो दिसंबर 2020 का आया हुआ है। इससे आप लोग को आइडिया पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइस उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग को वो चैप्टर्स सारे नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ने, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो गाइस यहाँ तक के लिए रखते हैं आज के लिए। अगर आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।